नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर बीपीएससी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर एईडीओ का जो एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये एडुटेरिया का टेस्ट संख्या 2 है। ये एक सेक्शनल टेस्ट है और इसमें जो है हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न दिए गए हैं। तो इसे हम लोग बनाते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, सेंधा वासियों के निवास स्थलों में निम्न में से किस स्थान पर बसे लोगों के घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो विभिन्न शहर थे उसमें से वो कौन सा शहर या कौन सा नगर था जिसके घरों का मुख्य दरवाजा जो था वो डायरेक्ट मुख्य सड़क पे खुलता था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, और जहां तक लोथल की बात है तो आपको पता होगा कि लोथल जो है वो एक डॉकयार्ड सिटी था, बंदरगाह शहर था। इसके अलावा ये भोगवा नदी के तट पर गुजरात में अवस्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में किसे प्रगति तथा उत्थान की देवी माना जाता था? तो इसका सही उत्तर है उषा। उषा ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान की देवी मानी गई है। कुछ अन्य ऋग्वैदिक देवी देवताओं की बात करें तो सोम जो है उन्हें वनस्पति का देवता बताया गया है, मारुति को आंधी का देवता, अरण्यानी को जंगल की देवी, उषा को प्रगति एवं उत्थान की देवी और धौ को आकाश का देवता माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित महाजनपदों में से दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद है। तो इसका सही उत्तर है अश्मक। अश्मक जो है वो कुल मिलाकर जो 16 महाजनपद हुआ करते थे उसमें से एकमात्र अश्मक ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में अवस्थित था। ठीक है, इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी और यह जो महाजनपद है वो वर्तमान महाराष्ट्र तेलंगाना के कुछ हिस्सों में अवस्थित था। इसके अलावा सूर्यसेन की बात करें तो इसकी राजधानी मथुरा थी। इसके अलावा चेदी की बात करें तो इसकी राजधानी शक्तिमती थी। वहीं पंचाल की बात करें तो इसकी 2 राजधानियां थी, पहली थी अहिछत्र और दूसरी थी कामपिल्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, और नीचे दिया गया जो कूट है उससे इसको मिलान करना है। तो आइए बनाते हैं। एक तरफ बौद्ध संगतियां दी गई हैं और दूसरी तरफ जो है उनके अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। तो जहां तक प्रथम बौद्ध संगति की बात है तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप हुआ करते थे। ठीक है, तो एक का 2 हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग द्वितीय बौद्ध संगति की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष सबकामी हुआ करते थे। तृतीय के मोगलीपुत्तिस थे और चतुर्थ के वसुमित्र। ठीक है, अगर इस तरीके से हम इसका मिलान करेंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, वहीं अगर प्रथम बौद्ध संगति के बारे में अन्य बातों को करें तो ये जो है आपको अजात शत्रु के समय में हुआ था। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में, और ये राजगृह में हुआ था। वहीं दूसरे बौद्ध संगति की बात करें तो ये 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, काल अशोक के समय में। वहीं तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो ये 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। वहीं चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो ये कुंडलबन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में, प्रथम शताब्दी के दौरान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन मिलता है? ठीक है, तो बौद्ध धर्मों का जो नियम है वो विनय पिटक में मिलता है। ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किया गया है। इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के कई नियम हैं, जैसे अनुशासन के नियम, आचरण और व्यवहार के नियम, कपड़े पहनने का नियम, सामुदायिक बैठकों से संबंधित नियम आदि। विनय पिटक की रचना उपाली के नेतृत्व में की गई थी। वहीं सुत्त पिटक धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है। इसके अलावा अभिधम्म पिटक जो है इसमें बौद्ध दर्शन का वर्णन है। अभिधम्म की रचना मोगलीपुत्तिस ने की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्नक का वर्णन है जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जाता था। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प त्रिरत्नक से भिन्न है? तो जैन धर्म के त्रिरत्नक की बात करें तो उसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये 3 आता है। इसके अलावा सम्यक संकल्प जो है वो बौद्ध धर्म के
सॉरी जैन धर्म के तिरस्करण में नहीं आता, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं, द्वितीय जैन संगति जो है वो किसकी अध्यक्षता में संपन्न कराई गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा देवार्धी क्षमाश्रमण, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। द्वितीय जैन संगति देवार्धी क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में संपन्न कराई गई थी तथा इसे जैन ग्रंथों को अंतिम रूप में लिपिबद्ध किया था। प्रथम जैन संगति की बात करें तो ये 310 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त के शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। वहीं द्वितीय जैन संगति की बात करें तो ये 512 ईसा पूर्व में हुई है और ये गुजरात के बल्लभी में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता देवार्धी क्षमाश्रमण ने की थी। प्रथम जैन संगति के दौरान श्वेतांबर और दिबांगर दो भागों में जो है ये जैन धर्म बट गया था, और इसके अलावा प्रथम जैन संगति के दौरान जैन धर्म के शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ओके, तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आया था, ठीक है, हमें गलत ढूंढना है। इसके अलावा मेगास्थनी जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। वहीं फेंसान की बात करते हैं तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और अलबरूनी जो है वो मोहम्मद बिन कासिम नहीं बल्कि मोहम्मद गजनी के साथ आया था, ठीक है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा क्योंकि हमें इसमें से गलत ढूंढना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था? तो ये राजा थे राजराज प्रथम, ठीक है। तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो विश्व प्रसिद्ध है और इसका निर्माण चोल सम्राट राजराज प्रथम द्वारा कराया गया था। यह हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर है जो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है तथा यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ठीक है। और ये एक द्रविड़ शैली का मंदिर है, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देखते हैं, गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है बिना जोत हुई जंगली भूमि जो है उसे गुप्त काल के दौरान अपरहत कहा जाता था। अन्य जानकारियों को देखते हैं तो गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को 5 भागों में विभाजित किया जाता था। इसमें वैसी भूमि जो जंगल हो तथा बिना जोती गई हो उसे अपरहत कहा जाता था। गुप्त काल के अन्य भूमि की बात करें तो कृषि योग्य भूमियों को क्षेत्र कहा जाता था, वहीं रहने योग्य भूमि को बस्ती कहा जाता था, बंजर भूमि को खिल कहा जाता था, वहीं चारागाह भूमि को सारा कहा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? यानी रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो इसका सही उत्तर है कुषाण ने, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। पार्थियनों के रोम से अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए चीन से व्यापार करने के लिए रोम को कुषाण से मधुर संबंध बनाने पड़े। यह व्यापार महान सिल्क मार्ग तथा रेशम मार्ग से संपन्न होता था। प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के बीच मधुर संबंध का उल्लेख पेरिपेरल्स ऑफ इरिथेरियन सी नामक पुस्तक में मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ठीक है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी थी। इस कार्य के लिए समुद्रगुप्त को अनुकंपवन कहा गया है। इसके अलावा समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक रहा। समुद्रगुप्त गुप्त सम्राट का एक प्रसिद्ध शासक था और इसे जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त से संबंधित इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख उसकी दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित है, ठीक है, और इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है देखते हैं। पहले इसका कूट के बारे में पहले देखते हैं। कह रहा है मखली खुद गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, तो ये जो है गलत है, क्योंकि जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं हो इसलिए ही जो है हिंदू धर्म से अलग करके कुछ नए संप्रदायों का निर्माण हुआ था, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक, इस तरह के 64 अलग अलग संप्रदाय हुआ करते थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी जो है ये गलत होगा। सी कह रहा है
दर्शन का केंद्रीय विचार नियति का या भाग्य था, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है आजीवकों की बैठक के लिए नियमित सभाएं होती थी, तो ये भी सही है। तो इस तरह जो है हमें सही विकल्प का चयन करना है, जिसमें ए, सी और डी होगा वही इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो मिलान करते हैं। चरक की बात करेंगे तो चरक जो थे वो एक चिकित्सक हुआ करते थे। ठीक है, चरक संहिता जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त गुप्त की बात करेंगे तो ब्रह्मगुप्त जो थे वो एक गणितज्ञ थे। वहीं बराहमिहिर की बात करेंगे तो ये एक ज्योतिष थे। इसके अलावा विशाख दत्त जो थे वो नाटककार थे। ठीक है, तो इस तरीके से मिलान करने पर इसका सही उत्तर ऑप्शन डी निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अशोक के निम्न शिलालेख में से किसमें धम्म घोष का भेरी घोष के स्थान पर प्रतिस्थापन की चर्चा की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चौथे शिलालेख में जो है वो धम्म घोष का भेरी घोष के स्थान पर प्रतिस्थापन मिलता है। ठीक है, अशोक भारतीय इतिहास में पहला शासक था जो अभिलेखों द्वारा अपनी प्रजा से सीधा संबोधित करता था। ओके, और अशोक के इतिहास की जानकारी उसके विभिन्न शिलालेखों से मिलती है। इसमें जो है कुल 14 शिलालेख हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दिए गए विकल्पों के में अशोक के प्रमुख अधिकारियों में से गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो जहां तक गुप्तचर विभाग के बारे में बात की जा रही है तो वो जो है महामात्य प्रसपर कहलाता था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन डी है। वहीं अगर हम लोग सन्निदाता की बात करें तो राजकोषीय कोषागार और भंडार का संरक्षण हुआ करता था। वहीं व्यवहारिका की बात करें तो ये दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था। वहीं रज्जू की बात करें तो ये न्याय कार्य से संबंधित अधिकारी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया वो थे? तो गौतम बुद्ध के शिक्षकों के बारे में पूछा गया था। 2 शिक्षक काफी प्रसिद्ध हैं, रुद्रक रामपूत और अलार कलाम। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर लिया और इसके अलावा उन्हें अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बाद में गौतम बुद्ध ने राजगीर में रुद्रक रामपूत से भी शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर 17 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से किसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों से भी उत्कृष्ट थी? तो इसका सही उत्तर होगा विम कटफिसेस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। विम कटफिसेस जो है उन्होंने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों से भी उत्कृष्ट मानी जाती है। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियां बनी गई थी, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वे सभी राजा जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। इसके अलावा कुजुल कटफिसेस जो है भारत में कुषाण वंश का संस्थापक के रूप में माना जाता है। ओके, और कुषाण वंश के अगर सबश्रेष्ठ शासक की बात करें तो कनिष्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। महमूद गजनबी का दूसरा आक्रमण भारत में किस हिंदू राजा शासक के विरुद्ध हुआ था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जयपाल। ठीक है, महमूद का दूसरा आक्रमण हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। पेशावर में युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और उसने बाद में आत्मदाह कर लिया था। जयपाल का शासन काबुल व पंजाब के क्षेत्र में था और बहंद उसकी राजधानी हुआ करती थी। 1009 ईस्वी में महमूद ने जयपाल के पुत्र आनंद पाल को भी पराजित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तराइन का द्वितीय युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का दूसरा युद्ध जो है वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1191 ईस्वी में होता है। वहीं दूसरा युद्ध 1192 में होता है और यहीं पर 1194 में चंदावर का युद्ध भी होता है जो मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, तो आप इन सब युद्धों के बारे में भी याद रखिएगा, क्रम से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम का पद इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? ठीक है, तो जहां तक मुकदम की बात है तो ये गांव के सरपंच के रूप में
इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मराठा शासकों की अष्टप्रधान के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची का मिलान करना है। ठीक है, तो जहां तक पेशवा की बात है तो पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करता था। सुमंत जो था वो विदेश मंत्री हुआ करता था। ठीक है, सुमंत जो था वो विदेश मंत्री हुआ करता था। अमात्य जो है वो वित्त या राजस्व मंत्री हुआ करता था। और इसके अलावा सचिव बच गया है, वो पत्राचार विभाग का मंत्री हुआ करता था। तो इस तरीके से अगर इसका मिलान करते हैं तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, मराठाओं के अष्टप्रधान के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहीं पर क्विकली मैं मराठा आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि मराठा जो साम्राज्य है उसके फाउंडर शिवाजी हैं। ठीक है, फिर शिवाजी के दो पुत्र होते हैं, संभाजी और राजा राम। ठीक है, उसके बाद संभाजी के पुत्र होते हैं साहू जी, और राजा राम जो है इसका पुत्र होता है शिवाजी द्वितीय। लेकिन ये चूंकि बहुत अल्प रहता है तो इसलिए राजा राम की जो पत्नी रहती है ताराबाई, उसकी सहायता से जो है वो राज करता है। ये हो गया शिवाजी का वंशावली। इसके बाद जो है बाद के समय में जाकर मराठा साम्राज्य वो पेशवाओं के अधीन चलता है। तो प्रथम पेशवा जो है वो बालाजी विश्वनाथ होते हैं, दूसरे पेशवा बाजीराव होते हैं, बालाजी बाजीराव। फिर तीसरे पेशवा होते हैं ये पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव। ठीक है, इस तरीके से चलता है। और एक युद्ध जो है काफी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध। तो इसके बारे में भी मराठा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पित्रादुरा के बारे में पूछा जा रहा है कि पित्रादुरा दिए गए निम्न विकल्पों में से किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना ही जो है ये पित्रादुरा कहलाती थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था। तो ये जो है उस्र कहलाता था। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बाकी अन्य करों के बारे में बात करें तो खराज जो था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। इसके अलावा खम्स की बात करें तो ये लूट से प्राप्त धन हुआ करता था। वहीं जकात की बात करें तो ये मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर होता था। इन सब के अलावा एक और खास प्रकार का कर था जिसे जजिया कहते थे। ठीक है, तो जजिया जो था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था और ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था। तो दो व्यक्ति थे। ठीक है, दौलत खां लोधी और आलम खां, इन दोनों ने मिलकर जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कहा था और इब्राहिम लोधी को हराने के लिए कहा था। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रमुख अफगान सरदार दौलत खां लोधी जो कि पंजाब का सूबेदार था और इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां, इन दोनों ने मिलकर इब्राहिम लोधी को सत्ता से समाप्त करने के उद्देश्य से काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यह कथन किसका है। कथन है अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो है विलियम फिंच का। ठीक है, विलियम फिंच का नाम आप लोग याद रखेंगे। विलियम फिंच के अनुसार अकबर के आदेश पर इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाले महल का निर्माण कराया गया था। इसके निर्माण में 5000 से 20,000 तक लोगों ने 40 साल तक काम किया था। विलियम फिंच 1608 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। दसवंत और बसावंत नामक चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी चित्रकार थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अकबर। ठीक है, दसवंत और बसावंत जो है मध्यकालीन भारत में 16वीं शताब्दी का एक प्रख्यात मुगल चित्रकार थे। ये दोनों चित्रकार मुगल शासक अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में रहने वाले अन्य चित्रकारों के नाम की बात करें तो उसमें ख्वाजा थे, अब्दुल सम्मद, मीर सैयद अली, या निम्नलिखित जो है अकबर के दरबार में रहने वाले चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 26 जून 1539 को किस स्थान पर एक युद्ध लड़ा गया था। तो यह स्थान था चौसा। ठीक है, चौसा में जो है 1539 में युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ था। वर्तमान में जो चौसा है वो बिहार के बक्सर जिले के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं।
निम्न मुस्लिम सिलसिलों में उस सिलसिले का पहचान करें जो बिहार में लोकप्रिय है। तो बिहार में सबसे लोकप्रिय सिलसिला जो है वो फिरदौसी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दिया गया है बरबोसा, ये कृष्णदेव राय के समय में आए थे, और बरबोसा जो थे वो पुर्तगाल के रहने वाले थे। इसके अलावा नूनीज की बात करें तो नूनीज जो है वो आपको अच्युत देव राय के समय में आया था। ये पुर्तगाली था, ये कृष्णदेव राय के समय में नहीं बल्कि अच्युत देव राय के समय में आया था। हमें सुमेलित नहीं यानी गलत ढूंढना है, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। निकोलस कोंटी की बात करें तो ये देवराय प्रथम के समय में आया था और ये इटली का रहने वाला था। वहीं अब्दुल रज्जाक की बात करें तो ये देवराय द्वितीय के समय में आया था और ये फारस का रहने वाला था। ठीक है। अन्य विदेशी यात्रियों की बात करें तो इसमें बरबोसा है, डोमिंगो पायस है, ये दोनों पुर्तगाल के थे और कृष्णदेव राय के समय में आते हैं। नूनीज के बारे में अभी हम लोगों ने बात की, ये अच्युत देव राय के समय में आते हैं। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में, और निकोलस कोंटी जो है वो देवराय प्रथम के समय में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद जी के द्वारा की गई थी। ठीक है। तो गुरु अंगद जो है इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। ध्यान रखिए कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। इसके अलावा गुरु अर्जुन देव जो थे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ का संकलन किया। अमृतसर में हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर बनवाया और इन्हें जागीर ने फांसी दे दी थी। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह की बात करूं तो उन्होंने खालसा पंथ का स्थापना किया था और ये सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे। ठीक है। 1666 में इनका जन्म हुआ था बिहार के पाटलिपुत्रा में। ठीक है, पटना सिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। बाबर और मेवाड़ के शासक राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा, 17 मार्च 1527 को। ठीक है। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा 1526 में जो है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। फिर 1528 की बात करें तो चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदिनी नायक के बीच में। फिर 1529 की बात करें तो इसमें घाघर का युद्ध होता है। ठीक है। और बाबर ने अफगानों को इस युद्ध में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने पर रोक लगाते हुए दास प्रथा का अंत कब किया? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा, 1526 में। 1526 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। इसके अलावा 1563 में तीर्थ यात्रा पर कर की समाप्ति कर दी और 1564 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। इसके अलावा 1574 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन किया गया और अकबर ने सभी धर्मों के सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की भी स्थापना की थी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि अकालों को रोकना तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु ब्रिटिश सरकार ने भारत में अकाल संहिता कब प्रसारित की थी? ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, 1883 ईस्वी में। 1876 से 78 तक जो अकाल आया था उसके बाद सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में पहला अकाल आयोग का गठन किया गया। इसकी सिफारिश के आधार पर 1880 में अकाल संहिता का मसौदा तैयार किया गया और अंततः 1883 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रांतीय अकाल संहिता बनाई गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तक राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है महात्मा गांधी होगा, क्योंकि महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, दस्तकार वर्ग है, इन सब का महत्व पहचाना था। तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? तो पहला ऑप्शन है लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, ये मांग कांग्रेस की रही थी। कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण, तो देखिए एकीकरण जैसी बात नहीं थी बल्कि पृथककरण की बात कही गई थी। ठीक है। तो हमसे जो है गलत उत्तर पूछा गया है, कौन सी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी जो है ये गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था?
तो भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन प्रबुद्ध हस्तियों में से थे जिन्होंने संसद के अंदर तथा बाहर भी हिंदू कोड बिल का विरोध किया। विरोध का कारण क्या था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक पारंपरिक हिंदू थे और उनका तर्क था कि सरकार को हिंदुओं के व्यक्तिगत कानून और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वहीं अन्य विरोधियों की बात करूं तो कांग्रेस के भीतर अन्य नेता जैसे सरदार पटेल और हिंदू महासभा जैसे संगठन भी जो है ये हिंदू कोड बिल के विरोधी रहे थे। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बिल के समर्थक थे, लेकिन व्यापक विरोध के कारण अंबेडकर ने 1951 में पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में यह बिल 4 भागों में विभाजित हुआ, जिसे हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम और 1955-56 के दौरान पारित किया गया। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है असबाब ए बगावत ए हिंदू नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। 1857 की क्रांति के दौरान जो है ये पुस्तक छपा था। ठीक है, तो असबाब ए बगावत ए हिंदू, इसका तात्पर्य है भारतीय विद्रोह के कारण नामक पुस्तक 1859 में सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में लिखी गई थी। यह पुस्तक उन कारणों का विश्लेषण करता है जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। लॉटरी कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लॉटरी कमेटी का गठन जो है वो 1817 में हुआ था कलकत्ता में, टाउन प्लानिंग के उद्देश्य से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है वो है जेम्स मिल। ठीक है, तो जेम्स मिल जो है इसके सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुए युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है नवाब ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और कंपनी की किलेबंदी को रोक दिया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड कह रहा है नवाब ने कंपनी के व्यापार के एक अधिकार के बदले नजराने की मांग की थी। ये भी सही है। ठीक है, तो कौन से कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो प्रथम सूची में जनजाति का नाम दिया गया है और दूसरी सूची में उनकी विशेषता दी गई है। आइए मिलान करके देखते हैं। खोंड और बैगा। ठीक है, तो ए जो है इसके बारे में बात करें तो ये जो है आपको शिकारी और संग्राहक हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा भील और नागा की बात करें तो ये झूम खेती से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वहीं गोंड और संथाल की बात करें तो एक जगह ठहर कर खेती करने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा गद्दी और लबाड़िया की बात करें तो ये पशुपालक है। ठीक है, इस तरीके से अगर इसका मिलान करते हैं तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड और डोंगरिया एवं मध्य भारत के बैगा शिकार और संग्रहक जनजाति हैं। वहीं भील और नागा की बात करें तो ये जनजातियां घुमंतु कृषि करती हैं। इसके अलावा गोंड और संथाल की बात करें तो एक जगह ठहर कर खेती करने के लिए प्रचलित है। बहुत सारे समुदायों में मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती है। इसके अलावा पंजाब के पहाड़ों में रहने वाला वन, गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस पालते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने अपने व्यवहार पर लगी रोक, नए कर और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के बदले कानूनों के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। इन विद्रोहों का सही क्रम सजाना है। ठीक है, तो इसका सही क्रम जो है ऑप्शन डी होगा। सबसे पहले कोल विद्रोह होता है, फिर संथाल विद्रोह, उसके बाद बस्तर और फिर वर्ली। ठीक है, तो जहां तक कोल विद्रोह की बात है तो वो 1831-32 में हुआ था। वहीं संथालों ने 1855 में विद्रोह किया। बस्तर की बात करें तो ये 1910 में और वहीं वर्ली की बात करें तो 1940 में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। उपर्युक्त कथन को किसने कहा था? ये कथन जो है एच जे खांडेकर का कथन है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, एच जे खांडेकर।
एच.जे. खांडेकर ने अपने सहकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। एच.जे. खांडेकर संविधान सभा के सदस्य भी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था, तो बताना है कि किसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, डेविड हेयर। ठीक है, डेविड हेयर का महत्वपूर्ण योगदान था। वहीं दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, विवियन डिरोजियो की बात करें तो ये यंग बंगाल आंदोलन के प्रतिपादक थे, इन्होंने शुरुआत की थी। वहीं विलियम बेंटिक की बात करें तो ये भारत के गवर्नर जनरल रह चुके हैं। सती प्रथा का उन्मूलन इन्हीं के शासनकाल के दौरान हुआ था 1829 में। क्वेश्चन नंबर 46 है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ। तो इसका सही उत्तर है फरवरी 1946 में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 में हुआ था। इसमें मजदूर और अन्य द्वारा उनका साथ दिया गया था। ब्रिटिश फौज तथा पुलिस और नाविकों तथा उनके समर्थकों के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें बंबई से करीब 300 लोग मारे गए थे। ठीक है, तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह याद रखिएगा, ये फरवरी 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कथन और कारण पर विचार करना है और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कथन है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थम्पन के प्रयासों से किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन कथन जो है तो बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, जॉर्ज थम्पन जो थे उनके ही द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। फिर कारण है, जॉर्ज थॉमसन को द्वारका नाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लाए थे। ये भी सही है। ठीक है, तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। निम्नलिखित को उनके गठन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो आइए इसको सजाते हैं। पहला है इंडियन लीग। तो इंडियन लीग जो है ये 1875 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1875 में। ठीक है, उसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन की बात करें तो ये 1852 में शुरू हुआ था। वहीं मद्रास महाजन सभा की बात करें तो 1884 में। और वहीं इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो इंडियन एसोसिएशन जो है ये 1876 में शुरू हुआ था। अब इस तरीके से अगर इसको सजान करेंगे तो बी इसका सही उत्तर निकल के आएगा। ठीक, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। बॉम्बे एसोसिएशन जो है वो दादा भाई नौरोजी द्वारा शुरू किया था। इंडिया लीग जो है वो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा शुरू किया गया था। वहीं मद्रास महाजन सभा जो है वो रामास्वामी मुदलियार, वी राघवाचारी और सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला देखते हैं कथन क्या है। पहला कथन है, स्वदेशी आंदोलन के एक अव्यय के रूप में शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। तो ये दोनों सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर जो है हमसे सही पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। एनी बेसेंट के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। तो ये बिल्कुल सही है। 1917 में होम रूल लीग जो है इनके द्वारा शुरू किया गया था। उसके अलावा इंडियन एसोसिएशन, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष रही। ये भी सही है। 1917 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जो कि कलकत्ता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। ठीक है, तो ये संस्थापिका तो नहीं थी बल्कि इसकी सदस्य जरूर रही थी। जहां तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात है या संस्थापकों की बात है, तो इसकी स्थापना 1875 में अमेरिका में मेडल कर्नल ऑलकॉट और ब्लावेस्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है ये गलत है। ऑप्शन 1, 2 सही। हमसे सही कथन पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51 है, दरिया दौलत महल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दरिया दौलत महल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। दरिया दौलत महल मैसूर के निकट श्रीरंगपट्टनम में स्थित है, यानी श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। इस महल को टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन महल भी कहा जाता था। इस महल का निर्माण हैदर अली ने शुरू किया था और टीपू सुल्तान ने पूरा करवाया। इस महल को 1778-1784 ईस्वी के मध्य बनवाया गया था।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। मंगल पांडे जिसने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की थी, किस नेटिव इन्फेंट्री से थे? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा, 34वें नेटिव इन्फेंट्री। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, मंगल पांडे के बारे में अगर बात करें तो ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। इसके अलावा 1857 के विद्रोह को भड़काने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, यह घटना जो है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुई थी, जबकि विद्रोह जो है वो मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा 1857 की क्रांति के नेता की बात करें, वैसे तो नेतृत्व विभिन्न क्षेत्रीय नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया था, लेकिन अगर एक नेता की बात करनी है तो बहादुर शाह जफर को जो है जितने भी क्षेत्रीय नेता थे उन्होंने उन्हें अपना नेता माना था। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। संयुक्त प्रांत किसान सभा गठन वर्ष 1918 में निम्न में से किस नेता ने किया था? तो इसका ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा, इंद्र नारायण द्विवेदी। ठीक है, इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया था। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा, जिसे यूपी किसान सभा के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना की गई थी। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया और संगठन को किसान सभा नाम दिया। ठीक है, तो ये यूपी किसान सभा के बारे में बात हो गया। यहीं पर हम लोग बिहार किसान सभा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग बिहार किसान सभा की। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि 1921-22 में श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा मुंगेर में बिहार किसान आंदोलन की शुरुआत, किसान सभा का गठन किया गया। इसके बाद 1928 में जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसकी अनौपचारिक स्थापना की गई। फिर 1929 में जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के ही नेतृत्व में जो है इसकी औपचारिक शुरुआत की गई, स्थापना की गई सोनपुर मेले में। ठीक है, एनजी रंगा जो है इसके सचिव बनाए गए थे। और फिर 1936 में बात करें तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया लखनऊ में। ठीक है, तो ये जो है किसान सभा का एक संक्षिप्त इतिहास था, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता वर्ष 1929 में किसने की थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ठीक है, इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। एचिसन के इस कथन का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान जो है एचिसन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के मध्य जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न करना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी तथा उस समय के जो नेता थे, उन लोगों के प्रयास से जो है वो इस काम में सफल नहीं हो पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है 1929 होगा। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि जो मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्रीय प्रस्ताव है वो नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में आया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, कांग्रेस नेताओं द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी नेताओं ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी बना ली थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा, इंडियन लिबरल फेडरेशन। ठीक है, मोंटेग्यू घोषणा से के संबंध में कांग्रेस में उत्पन्न मतभेद फलस्वरूप कांग्रेस के पुनः विघटन हुए। सूरत विभाजन 1907 के समय उदारवादियों और उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है, क्या कह रहा है कि सूरत विभाजन 1907 के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था, पर इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस छोड़ दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी और नरमपंथी नेताओं ने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का स्वागत किया था तथा कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदार संघ यानी इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। तो इसको याद रखिएगा, इंडियन लिबरल फेडरेशन।
क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। भारतवर्ष के विभाजन के दौरान ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत में संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पंजाब। ठीक है, भारत विभाजन के समय पंजाब की संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना रखी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्नों से उसकी योजना विफल हो गई। पूर्वी पंजाब पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बना जिसे पेप्सू कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? ये स्टेटमेंट जो है ये सरोजनी नायडू का है। ठीक है, सरोजनी नायडू जो है उन्होंने 1919 में जब जिन्ना सांसद की प्रवर समिति के समक्ष गवाही दे रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि क्या वे भारतीय राष्ट्रवाद के समर्थक के रूप में बोल रहे हैं? तो जिन्ना के राष्ट्रवादी विचारों और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करने की इच्छा के कारण सरोजनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। क्वेश्चन नंबर 60 है, कथन और कारण पर विचार करना है। कथन है कि लॉर्ड वेबल ने 1992 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के कारण सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। ठीक है, और स्टेटमेंट कारण है कुछ क्षेत्र में किसान व्यापक आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। तो देखिए कथन जो है ना ये गलत है, लॉर्ड वेबल ने इस प्रकार की कोई बात नहीं की थी। ठीक है, लेकिन इसका रीजन जो है ना वो बिल्कुल सही है कि कुछ क्षेत्र में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफी व्यापक हो गया। किसानों के अंशकालिक जत्थों द्वारा दिन में खेती किया जाता था और ये रात में तोड़फोड़ करते थे। उनकी उग्रता इतनी प्रबल थी कि कई अर्थों में 1857 की क्रांति की याद कराती थी। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को भेजे गए संदेश में तत्कालीन वायसराय लिन लिथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉर्ड बेबल दिया गया है वहां पे लॉर्ड बेबल नहीं बल्कि लॉर्ड लिन लिथगो होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट की स्थापना हुई? ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा, 49वां अधिवेशन 1936 में, जो कि लखनऊ में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा 1936 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने माइकल ओडायर को कहाँ गोली मारा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैक्सटन हॉल लंदन में। ठीक है, सरदार उधम सिंह, इनके ऊपर जो है फिल्म भी बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 63 है, गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, के गोपाल स्वामी के द्वारा। ठीक है, के गोपाला स्वामी ने गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 64 है, 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो सोशल सर्विस लीग की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा, श्री नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा कांग्रेस सोशल सर्विस लीग शुरू की गई थी। ठीक है, बॉम्बे में 1911 के दौरान। 1965 क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, वर्ष 1926 में 41वें राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किस प्रमुख कार्य पर बल दिया गया? तो 1926 का जो 41वां कांग्रेस अधिवेशन होता है, ठीक है, इसमें संविधान की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग, सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य करना। ठीक है, इसका ऑप्शन सही सी होगा। ठीक है, 1926 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 41वां अधिवेशन असम के गुवाहाटी में एस श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के दौरान लिया गया प्रमुख निर्णय कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन करना था, जिसके तहत सदस्यों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा पूर्ण स्वाधीनता की मांग की बात करें तो ये 1929 के दौरान लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। वहीं पूर्ण स्वराज की बात करें तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। वहीं सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य करना ये 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन की एक महत्वपूर्ण निर्णय थी। क्वेश्चन नंबर 66 है, राजा राम मोहन राय ने फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार कब लिखा था? इसका सही उत्तर होगा 1809 में। ठीक है, 1809 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सन 1857 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा थियोडर बैंक। ठीक है, थियोडर बैंक जो थे, ऑप्शन सी, ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 68 है, शहीदी दिवस कब और किसके द्वारा मनाया गया? ठीक है, तो शहीदी दिवस जो है वो 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मनाया गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों से कहा कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। ठीक है, तो शहीदी दिवस कब मनाया गया? 22 सितंबर 1944 को, और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। अखिल सूचियों का मिलान करना है। अखिल भारतीय किसान सभा, तो अभी बताया भी गया था, वो 1936 में शुरू किया गया था लखनऊ में। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम लोग बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात करें तो ये 1929 में शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद अवध किसान सभा की बात करें तो ये 1920 में शुरू किया गया था। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा, ये जो है आपको 1936 में ही हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसका मिलान करेंगे आप, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है ना, तो इसको एक बार देख लेंगे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम मुद्रित पुस्तक कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए है, गोवा में, 1575 ईस्वी में गोवा में। ठीक है, जो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी, तो आप इसे आसानी से एलिमिनेट करके भी बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, मित्र मेला नामक गुप्त संस्थान के संस्थापक किसने की थी, यानी स्थापना? तो ये सावरकर बंधुओं के द्वारा किया गया था मित्र मेला। ठीक है, 1899 में। इसी को 1904 में नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किसने उडुपी में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं शराब की दुकानों की घेराबंदी की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने शराब की दुकानों पर और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो जहां तक 1904 की बात है, तो उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा। इन्हीं के समय में बंगाल विभाजन भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, 74 पहले देखते हैं। सुरजी अर्जन गांव की संधि कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा, 30 दिसंबर 1803 को। सुरजी अर्जन गांव की संधि जो है 30 दिसंबर 1803 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा प्रमुख दौलत राव सिंधिया के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एट्टी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसकी स्वीकृति मिली थी। तो इसकी स्वीकृति कब मिली थी? 18 जुलाई 1947 को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 76 है, शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी कहाँ कैद थे? तो याद रखिएगा, ये पन्हाला किला में बंद थे। ठीक है, पन्हाला किला। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु, तो शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला किले में कैद थे। जब शिवाजी का निधन हुआ तो उनकी सौतेली मां सोयराबाई ने राजा राम को गद्दी पर बैठाया। इस खबर के बाद संभाजी ने पन्हाला किले से भागने की योजना बनाई और किले पर कब्जा भी कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? ये यांडबू की संधि के द्वारा हुई। और यांडबू की संधि कब होती है? तो ये 1826 को हुई थी। ठीक है, यांडबू की संधि 1826। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथनों का मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे युद्ध और गवर्नर जनरल्स दिए गए हैं, तो इसका मिलान करना है। जहां तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात है, तो ये जो है आपको वेरेलस्ट के दौरान हुआ था। ठीक है, वेरेलस्ट, तो पहला का वेरेलस्ट हो जाएगा। वहीं दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये जो है वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। ठीक है, सॉरी,
वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था। यही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान मारा गया था 1799 में, और सहायक संधि लागू की गई थी, इस पर स्थापित की गई थी। तो आपको पता भी होगा कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। तो अगर इसी तरीके से आप इसका मिलान करते हैं तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो इसका उत्तर पहले से दिया गया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 1809 में जो है अमृतसर की संधि हुई थी, और ये संधि जो है महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। उस समय लॉर्ड मिंटो जो थे वो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, किबला ए आलम की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा, उद्धम बाई। ठीक है, उद्धम बाई जो है उनको किबला ए आलम की उपाधि दी गई थी। किबला ए आलम का अर्थ था विश्व की दिशा या दुनिया का केंद्र, और क्वीन मदर की उपाधि। ठीक है, वह मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर की मां थी, जिन्होंने अपने शासन में राज्य के अधिकांश मामले उद्धम बाई और उनके पसंदीदा हिजरे जावेद खान के हाथों में छोड़ दिए थे। ठीक है, तो उद्धम बाई जो है इसका सही उत्तर होगा, उन्हें किबला ए आलम की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ से जो है 20 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे, तो इसे हम लोग क्विकली देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन किया? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन 20 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में किया था। इसका उद्देश्य भारत के जनजातीय समुदाय की स्वास्थ्य और कल्याण संबंधित गंभीर चुनौतियों का समाधान करना था। यह कार्यक्रम धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आयोजित हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 82 है, लीबिया लोबो सरदेसाई को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, लीबिया लोबो सरदेसाई को जनवरी 2025 में उनके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, खासकर गोवा मुक्ति आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध गोवा की स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी की और एक भूमिगत रेडियो स्टेशन वोज द लिबरडावे भी चलाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, किस कंपनी ने भारत और श्रीलंका में हरित हाइड्रोजन और अमोनियम परियोजनाओं के विकास और तैनाती में तेजी लाने के लिए नॉर्वे की एचडू कैरियर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने कोरिंगा वन्यजीव अभियान को भारत का पहला फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित किया है। यह अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा, आंध्र प्रदेश। ये राज्य जो है आंध्र प्रदेश से, यह अभ्यारण्य जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85 है, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, GSLV F-15। ठीक है, GSLV F-15 से जो है इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया था। इसके साथ उन्होंने NVS-02 उपग्रह जो है भेजा था। क्वेश्चन नंबर 86 है, संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाना और निर्णय प्रणाली को जानकारी प्रदान करना। ठीक है, निर्णय प्रणाली को जानकारी, मतलब इसको एक थर्ड आई के तरह जो है सरकार ने प्रचारित किया था। ठीक है, संजय। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस देश में CR-405 नामक दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप लॉन्च की गई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, चीन। क्वेश्चन नंबर 88 है, एरो इंडिया 2025 का विषय क्या था? तो एरो इंडिया 2025 का विषय है 1 अरब अवसरों का मार्ग। ठीक, ऑप्शन सी है 1 अरब अवसरों का मार्ग। एरो इंडिया 2025 का विषय था 1 अरब अवसरों का मार्ग। ठीक है, और ये जो है कर्नाटक स्थित जो बेंगलुरु का यलहंका वायुसेना का जो स्टेशन है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है
और यह इसका 15वां संस्करण था। ठीक है, इसके विषय के बारे में भी बताया, 1 अरब अवसरों का मार्ग। इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत जो है वो चौथे स्थान पर है। ठीक है, पहले नंबर पर जो है अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन है। प्रबोव सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति थे? ये गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, तो ये जो है आपको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारत ने 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में 180 देशों में 96वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा देश जो है ना वो प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर होगा डेनमार्क। ठीक है, ऑप्शन सी डेनमार्क जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 96 है, वहीं अगर टॉप की बात करें तो 1 नंबर पर डेनमार्क है। ठीक है, यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक एनजीओ के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो जनवरी 2025 में किसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये थे डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर वी नारायणन। क्वेश्चन नंबर 93 है किस कंपनी ने इसरो के पीएसएलवी कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल पोएम प्लेटफॉर्म पर अपने GLX SQ पॉलेट के माध्यम से ऑर्बिट में सिंथेटिक अपर्चर रेडार और ऑप्टिकल इमेजरी के दुनिया के पहले संलयन की सफल तैनाती की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्स आई, उसको गैलेक्सी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करेंगे। इस संस्थान केंद्र को आपदा प्रबंधन में इसके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद। ठीक है, इसका गठन जो है ना ये भारत में जब 2006 में सुनामी आई थी उसके बाद किया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं 95। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साइक्लोन 2025 नामक युद्ध सैन्य अभ्यास हुआ। यह युद्ध अभ्यास जो है भारत और मिस्र निम्न में से किस देश के बीच आयोजित किया गया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मिस्र। ठीक है, साइक्लोन जो है वो भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एक्शन समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी की जिसमें भारत सह अध्यक्ष था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारतीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उन दोनों ने मिलकर इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है चर्चा में रहे RBI के एकीकृत लोकपाल योजना RBIOS का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल, इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 98 है निम्नलिखित में से किसने एंड हार्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है विदेशी व्यापार महानिदेशालय। ठीक है, विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा जो है एनहार्ट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सिस्टम लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? ये काफी पॉपुलर न्यूज था। इसका सही उत्तर होगा इंदौर और उदयपुर। ठीक है, इंदौर और उदयपुर को जो है वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है। और आज का अंतिम प्रश्न है 100वां प्रश्न। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब जीता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल 2025 खिताब विजेता एक जर्मन नागरिक है, तो ये जर्मन नागरिक नहीं बल्कि इटली के हैं। ठीक है, तो ये जर्मन नहीं बल्कि कहाँ के हैं? इटली के हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें सही पूछा जा रहा है तो केवल एक ही सही होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने एडुटेरिया AEDO का टेस्ट संख्या 2 उसे पूरी तरह से बना लिया है। जहाँ पे इसके एनालिसिस की जरूरत थी तो वो भी बताया गया, आपको डिस्क्रिप्शन बताया गया। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, क्विक रिवाइज के लिए भी ये वीडियो आपको प्रयोग में आ सकता है, तो यूज करें इसको। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अलावा इस लेक्चर और इस टेस्ट का अगर PDF की आपको जरूरत है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां जाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।